हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरों को जो प्रीवियस ईयर्स के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो इसका राइट आंसर है कोशिका भित्ति का। अगर कोशिका भित्ति का बात करें दोस्तों, तो कोशिका भित्ति क्या है? तो कोशिका भित्ति यह पादप कोशिका का एक मुख्य भाग है। पादप कोशिका का एक मुख्य भाग है। किसका है? पादप कोशिका का। ठीक है। और सेलुलोज का अगर बात करें तो ये सेलुलोज क्या है? तो पादप कोशिका को यह एक निश्चित आकार देने में प्रदान करता है, निश्चित आकार और आकृति देने में प्रदान करता है। कौन? तो ये सेलुलोज। और अगर कोशिका भित्ति की बात करें तो ये सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में यह नहीं उपस्थित होता है। ठीक है। इसके आगे देखते हैं। तो इसके बाद का प्रश्न क्या है? इसके बाद का प्रश्न है, कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी वलयकृमि है। वलयकृमि को हम लोग रिंग वर्म के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? तो रिंग वर्म। इसको रिंग वर्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी है, जिसे हम लोग दाद रोग भी के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। क्या रोग है? संक्रामक रोग है। ठीक है। इसके आगे अगर देखा जाए तो इसके आगे है, कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधे में संश्लेषित होता है, निम्नलिखित में से क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधे में संश्लेषित होता है, जिसे हम लोग स्टार्च कहते हैं। ठीक है। इसके बाद का प्रश्न देखिए। तो इसके बाद का प्रश्न देख सकते हैं आप। इसके बाद का प्रश्न कहता है कि किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस, इन तीनों रोगों से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो इसके बाद के प्रश्न देखिए। इसके बाद का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह मानव रोग कौन सा है जो उत्परिवर्ती जीन द्वारा फैलता है? वह मानव रोग कौन सा है जो उत्परिवर्ती जीन द्वारा फैलता है? तो वह मानव रोग कौन सा है? तो हीमोफीलिया। वो मानव रोग कौन सा है? हीमोफीलिया। ठीक है। अगर हीमोफीलिया रोग का बात करें तो यह एक इस प्रकार का रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचने वाली रोग होती है। ठीक है। एक प्रकार की यह पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाली रोग है। ठीक है। तो इसके बाद के प्रश्न देखिए। तो इसके बाद का प्रश्न कहता है, इसके बाद का प्रश्न कहता है, खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके मिश्रण के कारण होता है? तो खदानों में अधिकांश विस्फोट मीथेन के वायु के साथ मिश्रण होने के कारण होता है। ठीक है। इसके बाद का प्रश्न को बात करें तो देखिए, इसके बाद का प्रश्न क्या कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र का अगर बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2H2O होता है। किसका? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कहीं कभी कभी ऑप्शंस में ये भी लिखा हुआ रह सकता है, कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 का होल 2 एवं H2O। कभी कभी ये सूत्र आपको देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों को याद रखिए कि दोनों किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही। ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद का प्रश्न कहता है कि कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाया जाता है? तो कपड़ों पर जंग के दाग ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है। इसके बाद के प्रश्न को देखिए। तो इसके बाद का प्रश्न है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस दोनों पैमाने पर एक होता है, तो वह तापमान कौन सा है? तो -40 डिग्री। इसके बाद का प्रश्न है कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो थर्मोकपल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और अगर एमीटर का बात करें तो एमीटर क्या है दोस्तों? तो एमीटर विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र होता है। विद्युत धारा के पाठ्यांक को मापने वाला यंत्र होता है। हाइड्रोमीटर की बात करें तो यह आपेक्षिक घनत्व को मापने वाले यंत्र होता है। और अगर वोल्ट मीटर का बात करें तो ये वोल्ट मीटर क्या होता है? तो वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापने वाली यंत्र होता है। इसके आगे देखिए, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। आपतन कोण बढ़ने पर बढ़ती है, आपतन कोण घटने से घटते हैं
और आपतन कोण 45 डिग्री होने पर अधिकतम हो जाती है। तो इसका क्या है राइट आंसर? देखिए ये तीन ऑप्शन से अगर बी को देखा जाए आपतन कोण बढ़ने पर बढ़ती है तो ये भी सही बात है। आपतन कोण घटने पर घटती है, ये भी सही है। घटने पर बढ़ती है, ये भी सही है। उसके बाद फिर आपतन कोण 45 डिग्री होने पर अधिकतम होती है। ठीक है, ये सब क्या है? गलत है। लेकिन अगर बात करें आपतन कोण पर तो आपतन कोण पर यह निर्भर ही नहीं करता है। पूरी तरह से अगर माना जाती है आपतन कोण पर यह निर्भर नहीं करती है। तो आइए इसके बाद का प्रश्न देखिए। इसके बाद का प्रश्न कहता है सौर सेल को बनाने में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग होता है? सौर सेल को बनाने में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है सिलिकॉन्स। इसका राइट आंसर है सिलिकॉन्स का उपयोग होता है। इसके बाद के प्रश्न देखिए। तो इसके बाद का प्रश्न है प्रसर्व ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? प्रसर्व ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? तो प्रसर्व ध्वनि की आवृत्ति कितना होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए। इसके बाद का है प्रश्न कि सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं की भौतिक वर्गीकरण अवस्थाओं में शामिल नहीं होती है। सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं की भौतिक वर्गीकरण खाली स्थान अवस्था शामिल नहीं होती है। तो देखिए द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं, द्रव्य की अगर बात करें, द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। तो पदार्थ की जनरली कितनी अवस्था होती है? पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। क्या क्या? तो ठोस, द्रव और गैस। तो कह रहा है कि इसमें कि कौन सी वर्गीकरण अवस्था शामिल नहीं है? तो कोलाइड शामिल नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलाइड। इसके बाद के प्रश्न को देखिए। इसके बाद का प्रश्न है कि निम्न में से क्या ऊर्जा परिवर्तक नहीं है? निम्न में से क्या ऊर्जा परिवर्तक नहीं है? तो निम्न में से समतल कांच जो है ये ऊर्जा परिवर्तक नहीं है। परिवर्तक का मतलब कि परिवर्तन करने वाला, एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में के रूप में परिवर्तन करने वाला। तो भाप इंजन या भाप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र है। और उसके बाद बात करें कि बिजली की प्रेस, तो बिजली की प्रेस विद्युत ऊर्जा को हीट ऊर्जा में यानी कि ऊष्मा ऊर्जा में उसको प्राप्त करती है। और सौर पैनल की बात करती है, सौर पैनल सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर प्रश्न अगर देखा जाए तो इसके बाद का प्रश्न क्या कहता है? कहता है इसके बाद का प्रश्न कि इसके बाद का प्रश्न कह रहा है कि विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? यानी कि मिश्रण का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसे भौतिक तरीके से अलग किया जा सकता है, तो मिश्रण को भौतिक तरीके से अलग किया जा सकता है, यानी कि ये सही है। फिर कहता है इसकी संरचना नियत होती है। तो जो मिश्रण की जो संरचना होती है वो नियत नहीं होती। जो मिश्रण की जो संरचना वो नियत नहीं होती, क्योंकि देखिए मिश्रण का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों का एक निश्चित मिश्रण होता है तो उसको हम लोग क्या, एक निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है तो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। और अगर मिश्रण का बात करें तो ये किसी भी निश्चित अनुपात में यह नहीं होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण जो होता है वो निश्चित अनुपात में नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि मिश्रण के संदर्भ में इसकी संरचना जो नियत बताई जा रही है, ऑप्शन सबका गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है कि खाली स्थान को चश्मे से सही नहीं किया जा सकता है, यानी कि किस रोग को चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता? यहाँ जो दिया गया इन सब रोगों में से, तो दूरदृष्टि को चश्मे से ठीक किया जा सकता है, निकट दृष्टि को भी चश्मा से ठीक किया जा सकता है, वृद्ध दृष्टि दोष, यानी कि जब कोई भी बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं तो उसमें दूर और निकट दोनों प्रकार का दोष होता है, तो उससे भी हम लोग बेलनाकार चश्मा या फिर उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन मोतियाबिंद जो है, इस मोतियाबिंद को हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसे चश्मे के प्रयोग से इसे ठीक नहीं किया जाता, इसे ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जाता है ना। इसके आगे देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधित नहीं है? तो कौन सी पर्यावरण संबंधित नहीं है, यानी कि पर्यावरण संबंधित नहीं है? तो देखिए अम्लीय वर्षा यह पर्यावरण को समस्या कर देती है? तो हाँ ये देती है, क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है, पेड़ पौधों की वृद्धि दर खत्म हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ मनुष्यों और जीव जंतु पर भी हानि करती है। भोजन का आनुवांशिक संशोधन, तो भोजन का आनुवांशिक संशोधन से भी क्या होती है, आने वाले पीढ़ी के लिए उसके उत्तरजीविता के लिए वो कठिनाई उत्पन्न करती है। फिर जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता की हानि, तो जैव विविधता का हानि का अर्थ की होता है कि पोषी स्तर की हानि, और पोषी स्तर की हानि होगी तो इस पर्यावरण में जो पारितंत्र है यह हमारा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी।
ठीक है। इसके बाद अगर बात करें वनरोपण, तो वनरोपण से क्या है, यह किसी प्रकार से पर्यावरण की समस्या से संबंधित नहीं है, क्योंकि वनरोपण से हमेशा फायदा ही होता है, कभी घाटा नहीं होता है, ठीक है, इससे हमें फायदा ही है। इसके बाद क्या है, इसके बाद का प्रश्न है कि चुंबक के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चुंबक के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा इसकी ध्रुवता बदली नहीं जा सकती है। तो सही बात है, इसकी ध्रुवता को बदली नहीं जा सकती, यानी इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं। तो इसके बाद का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से ये जो बल है, ये बल प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं हो सकता, यानी कि हम कहीं भी बल अकेले नहीं लगा सकते हैं। कभी भी हमें बल लगाने के लिए किसी न किसी एक वस्तु की आवश्यकता होती है। मान लो एक वस्तु यहाँ है जिस पर हम बल लगाएंगे, तो ये जो बल हम लगा रहे हैं ये किसी वस्तु पर लगा रहे हैं, तो बल अकेले कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। जहाँ निर्वात है उस निर्वात वाले स्थान पर हम कभी भी बल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। बल का अगर बात करें तो बल क्या है, तो बल एक ऐसी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को परिवर्तन करती है या करने की चेष्टा करती है, ठीक है। अगर बल की बात करें तो बल एक प्रकार की सदिश राशि है, बल एक प्रकार की सदिश राशि है, ठीक है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होती है। और अगर बल का सूत्र की बात करें तो बल F बराबर ma होता है। बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर ma। m का अर्थ होता है मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, और a का अर्थ होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण, ठीक है। तो इसके बाद के प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न नहीं होती है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न नहीं होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसके बाद के प्रश्न को। इसके बाद का प्रश्न है कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। किसका उपयोग में, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का अगर बात करें तो जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, विरंजक चूर्ण के नाम से भी। इसका सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2, यानी इसका रासायनिक नाम अगर कहा जाए तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसके बाद का प्रश्न है, इसके बाद का प्रश्न है इसके बाद का प्रश्न कहता है यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी। यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगी, 2 8 18, 2 8 18 फिर 8, ये किसका होगा, क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगी, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न देखिए कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न करती है। तो धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, लवण और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसके बाद के प्रश्न हम लोग देखा जाए तो इसके बाद का प्रश्न का बात करें तो इसके बाद का प्रश्न क्या है, इसके बाद का प्रश्न है यदि खाली स्थान शामिल हो और अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि निम्नलिखित में से क्या शामिल होना चाहिए, कौन सा प्रजनन की प्रक्रिया शामिल होने से विविधता अत्यधिक उत्पन्न होती है। तो निम्नलिखित में से जो है इसमें से लैंगिक प्रजनन शामिल यदि होता है किसी दो प्राणियों के बीच में तो उसमें अधिक विविधता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, उसमें अधिक विविधता हो जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, लैंगिक जनन। सबसे अधिक विविधता इसी में उत्पन्न होती है। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। तो इसके बाद का प्रश्न है इसके बाद का प्रश्न है इसके बाद का प्रश्न है दोस्तों कि जब सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में बिखर जाते हैं, तो उसके बीच का रंग कौन सा होता है। तो उसके बीच का रंग हरा होता है। उसके बीच का रंग क्या होता है, हरा होता है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला मान ले अगर होता है तो बैंगनी, ठीक है, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर
फिर हरा के बाद पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। तो बीच में क्या आएगा? तो बीच में आपका आने वाला है यही हरा। ठीक है, तो इसी के बारे में पूछा गया है। तो इसके बाद के प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। इसके बाद का प्रश्न कहता है कि एक वस्तु की किस स्थिति पर अवतल आईना यानी अवतल दर्पण पर व्युत्क्रम, आवर्धित और यथार्थ चित्र निर्मित करेगा। क्या कहता है? एक वस्तु की किस स्थिति पर अवतल दर्पण पर एक व्युत्क्रम, आवर्धित और यथार्थ चित्र निर्मित करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, पहला बोला फोकस पर, तो फोकस पर रहने पर बड़ा होता है, लेकिन वह वास्तविक होता है। ठीक है, वह काल्पनिक नहीं होता है। फिर यहाँ पर कहता है कर्वेचर पर, फिर फोकस और कर्वेचर के बीच में, कर्वेचर केंद्र के बीच में। तो इसका राइट आंसर यही होगा, फोकस और कर्वेचर केंद्र के बीच पर। इसके बाद के प्रश्न को देखा जाए। इसके बाद का प्रश्न देखा जाए, तो इसके बाद का प्रश्न क्या है? देखिए, इसके बाद का प्रश्न कहता है कि प्रश्न संख्या 29 है, और इसमें कहता है 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर गैस है। दाब स्थिर रहने पर जिस ताप पर गैस का आयतन 2 गुना हो जाएगा वह तापमान है। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं ना, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू हम लोग ये जानते हैं कि होता क्या है। देखिए, एक सूत्र होता है, क्या होता है इसमें कि इस प्रकार का एक सूत्र होता है। देखिए, तो आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू कहता है कि वॉल्यूम 1 बाई वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू टेम्परेचर 1 एवं टेम्परेचर 2 बाई टेम्परेचर 2। तो देखिए, वॉल्यूम 1 क्या है? तो वॉल्यूम 1 का मतलब है इनिशियल वॉल्यूम, इसी को कहते हैं हम लोग इनिशियल वॉल्यूम। और टेम्परेचर 1 का मतलब होता है इनिशियल टेम्परेचर। उसी प्रकार से अगर वॉल्यूम 2 का बात करें तो वॉल्यूम 2 यानी V2 का जो लिखे हैं, V2 का अर्थ है फाइनल वॉल्यूम और T2 का अर्थ होता है फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो दिया गया है ये इनिशियल है, ये जो दिया गया 27 डिग्री सेल्सियस है, ये क्या हमारा इनिशियल है। 27 डिग्री है, डिग्री सेल्सियस है। तो डिग्री सेल्सियस को किस में हम लोग चेंज करेंगे? केल्विन में, क्योंकि केल्विन में इसको चेंज करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सूत्र में बिठाने से पहले उसको क्या करते हैं, एसआई मात्रा में हम लोग उसको चेंज करते हैं। तो इसको अगर केल्विन में करते हैं तो क्या करेंगे? 273 से प्लस करेंगे। तो 273 से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 डिग्री, 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन क्या हो जाएगा? यह हमारा T1 हो जाएगा, अर्थात टेम्परेचर 1 हो जाएगा। और अगर इसका गैस का बात करें तो पहले वॉल्यूम कितना था? देखिए, पहले वॉल्यूम यानी आयतन गैस का कितना था? 1 लीटर था, लेकिन कहता है कि उसी स्थिर ताप पर कितना हो जाना चाहिए? 2 लीटर, यानी कि फाइनल आपका कितना होना चाहिए? 2 गुना, यानी कि 1 लीटर से ये 2 गुना यानी 2 लीटर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यह वॉल्यूम 1 का मतलब आपको दे दिया कितना है? वॉल्यूम 1 आपको दे दिया गया है 1 लीटर और वॉल्यूम 2 आपको दिया गया है 2 लीटर। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं इस तरह से, देखिए। ठीक है, तो इतना आपको दे दिया गया, देख सकते हैं कि वॉल्यूम 1 अर्थात इनिशियल वॉल्यूम बराबर दिया गया है कितना? 1 लीटर। फिर अगर बात करें हम लोग कि फाइनल वॉल्यूम का, तो ये 2 गुना हो जा रहा है यानी 2 लीटर। और T1 अर्थात टेम्परेचर 1 यानी इनिशियल टेम्परेचर का बात करें तो ये 300 केल्विन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग को फाइनल टेम्परेचर निकालना। तो फाइनल टेम्परेचर क्या करेंगे? इस फॉर्मूला पर हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे, कितना आंसर आता है उसको ध्यान देते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर 1 के जगह पर यहाँ 300 बिठाएँ। ठीक है, टेम्परेचर 1 के जगह पर यहाँ पर 300 बिठाएँ। फिर टेम्परेचर 2 यहाँ पर छोड़ दिए, यानी कि फाइनल टेम्परेचर जो है जिसको निकालना है हमें उसको छोड़ दिए हैं। फिर वॉल्यूम, अगर इनिशियल वॉल्यूम की बात करें तो 1 लीटर, फिर फाइनल वॉल्यूम की बात करें तो 2 लीटर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो T2 हो जाएगा 1 से इंटू, और 2 हो जाएगा आपका 300 से इंटू। तो कितना आएगा? देखिए, तो इसका आएगा, तो बात करते हैं कि कितना आया T2 बराबर। तो T2 बराबर आया
600 केल्विन, ठीक है 600 केल्विन आया। लेकिन देखें यहाँ पर जो आंसर दिया गया ऑप्शंस में जो दिया गया वो केल्विन पे नहीं दिया गया, डिग्री सेल्सियस पे दिया गया। तो डिग्री सेल्सियस पे निकालने के लिए क्या करेंगे, केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए फिर 273 से घटा देंगे। तो 273 से घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए 600 को 273 से घटाते हैं तो कितना मिलेगा, तो हो जाएगा आपका 327, हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपका आंसर यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग, इसके आगे क्या है। देखिए इसके आगे का प्रश्न अगर देखा जाए तो इसके बाद का प्रश्न फिर कहता है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम वाली कितने विद्युत सेलों को एक 2 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर में संयोजित किया जाए ताकि परिपथ में 0.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो सके, ठीक है। तो आइए इसका भी सॉल्विंग देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो हमें मालूम है, क्या क्या मालूम है, तो देखिए ई मालूम है जो कितना है 1.5 वोल्ट, ठीक है। अर्थात जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक सेल का विद्युत वाहक बल। उसके बाद देखा जाए तो आई भी हमें मालूम है, आई कितना है, तो आई 0.6 एम्पियर है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आर भी हमें मालूम है, आर कितना बताया जा रहा है, तो आर बताया जा रहा है 0.5 ओम, ठीक है। ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। उसके बाद अगर देखा जाए तो कैपिटल आर अर्थात बड़ा आर का मान दिया गया है 2 ओम, ठीक है। इसका कितना मान दिया गया है 2 ओम। और फिर कहता है किसका मान निकालने के लिए, तो बोल रहा है इसमें निकालने के लिए एन का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेलों के समांतर समूहों के द्वारा जो सूत्र लगता है आई बराबर, जो सूत्र लगता है कौन सा, तो इसका सूत्र लगता है एन निकालने के लिए जो फॉर्मूला आता है, एन नहीं इसमें आई निकालने के लिए आई बराबर जो फॉर्मूला आता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है आई बराबर एन ई बटा आर प्लस एन आर। इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए करते हैं किस तरह। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको देखिए ई बराबर लिखा 1.5 वोल्ट क्योंकि यही विद्युत वाहक बल है। उसके बाद आई बराबर 0.6 एम्पियर जो दिया गया यहाँ पर है। उसके बाद फिर आर बराबर के स्मॉल आर बराबर दिए हैं 0.5 ओम जो कि हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, और आर बराबर लिखे 2 ओम जो कि हमारा प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर इतना आना चाहिए कितना सेलों को। उसका यहाँ पर दिया गया है एन, तो एन का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या किए, फॉर्मूला लिए आई बराबर एन इंटू ई बटा आर प्लस एन आर, ठीक है। इसमें से हम क्या किए, सबसे पहले फॉर्मूला में पुट किए, आई का मान 0.6 पुट किए, फिर एन इंटू आर का ई का मान पुट किए तो 1.5, फिर यहाँ 0.5 आर का वैल्यू, छोटा आर का वैल्यू, और फिर एन इंटू बड़ा आर। तो यहाँ पर एन का मान एन रहा और आर का मान 2 बिठाएं। तो फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये इधर से ये इधर से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका निकला, यहाँ से आपका हो गया इधर से एन गुना 1.5 यहाँ पर, और इधर से हो गया 0.6 को इन दोनों के साथ गुना होगा तो इसको ब्रैकेट में रख लिया अभी। अब इसको गुना करते हैं, देखिए तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ से प्राप्त होगा। इसके बाद तो देखिए जैसा कि यहाँ फॉर्मूला पे हमने पुट किया, इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं तो कितना हुआ, यहाँ वहाँ आपका n इंटू 1.5 और फिर 0.6 को 0.5 प्लस 2n से गुना किए तो क्या हो गया, देखिए इधर हो गया 1.5 n और इधर 0.6 को 0.5 के साथ किए तो हुआ 0.30 जिसको हम लोग 0.3 मान सकते हैं। फिर यहाँ पर देखें तो 0.6 को गुना किए 2n के साथ तो हो गया 6 दूनी 12, इसको लिखा 1.2n। उसके बाद यहाँ से देखिए कि n वाले को एक तरफ कर दिए तो जो 1.2n था उसको 1/2n को क्या किए, इधर ले गए, तो इधर बराबर किधर ले गए तो इधर हो गया कितना माइनस में गया तो ये बचा इधर 0.3n बराबर इधर 0.3। तो फिर हमारा n बराबर कितना हो गया 0.3 बाई 0.3, ये कट करके हो गया आपका 1। अर्थात कितने प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, तो इसका राइट आंसर 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, इसका ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आपका आज का 30 प्रश्न यहाँ डिस्कस किया गया। इसी प्रकार से
इसी प्रकार से अब प्रतिदिन आप लोग का 30 प्रश्नों का डिस्कस किया जाएगा साइंस का, ठीक है। और इस प्रकार से ढेर सारा सेट आप लोग को बनाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।